नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज हम आपके सामने एक बड़ी खबर पेश करने जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे के पूरे भारत पर अपनी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व चाहते हैं। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना भारतीय जनता पार्टी लगातार देखती चली आ रही है, लेकिन इस सपने को हकीकत में लाना और उसे अमली जामा पहनाना, ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना मिशन बना लिया है। और इसी मिशन के तहत अब ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर और झारखंड की विधानसभा में चुनाव के बाद एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ उतरती दिखाई देगी और फिर अपनी सरकार बनाने का दावा भी करती दिखाई देगी। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास महज 11 विधानसभा की सीटें जम्मू कश्मीर में है, लेकिन इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद है कि वो कम से कम 40 सीटें काबिज करके सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में दिखाई दे। और अगर ये वास्तविकता में तब्दील हो जाती है बात और भारतीय जनता पार्टी का ये मिशन, जो मिशन 40 या 44 जिसे कहा जा रहा है, वो कामयाब हो जाता है, तो इससे भारतीय जनता पार्टी और खुद नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी कामयाबी कही जाएगी। आइए दिखाते एक छोटी रिपोर्ट, उसके बाद करेंगे इस चर्चा। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावी नतीजों ने एक बार फिर मोदी के मैजिक को देश के सामने ला दिया और अब बारी है झारखंड और जम्मू कश्मीर की। चुनाव आयोग ने आज दोनों राज्यों के चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर दिया और इसी के साथ मोदी के मिशन इंडिया का अगला चरण भी शुरू हो गया। जम्मू कश्मीर और झारखंड में 5 चरणों में मतदान होगा। दोनों राज्यों में 25 नवंबर, 2 दिसंबर, 9 दिसंबर, 14 दिसंबर और 20 दिसंबर को वोटिंग होगी। 23 दिसंबर को दोनों राज्यों में वोटों की गिनती की जाएगी। इधर ऐलान जंग हुआ तो उधर बीजेपी ने अपना पहला पत्ता भी चल दिया। पार्टी ने ऐलान कर दिया कि जम्मू कश्मीर और झारखंड में वो सीएम पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी, यानी चुनाव राज्य का होगा लेकिन चेहरा मोदी का। ये फॉर्मूला ठीक वैसा ही है जिससे महाराष्ट्र और हरियाणा में पार्टी को रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी मिली थी, यानी बीजेपी अपने पुराने दांव के सहारे ही इस बार भी मैदान में उतरेगी। साथ ही बीजेपी ने झारखंड में चुनाव से पहले किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन से भी इनकार कर दिया। पार्टी को भी भरोसा है कि दोनों राज्यों में इस बार भी मोदी का मैजिक चलेगा। हम दिल से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही इन दोनों राज्यों में चुनाव जीतेगी और मोदी जी के सपने को दोनों ही राज्यों में पहुंचाएगी। चुनावी समर की तैयारी के साथ ही बीजेपी अब महाराष्ट्र में भी अपने ही दम पर सरकार बनाने की जुगत में जुटती दिख रही है। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी अपने दम पर अल्पमत वाली सरकार बना सकती है। सरकार के मुखिया के नाम के लिए दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में फैसला लिया जाएगा और विधायक दल की बैठक में इसका औपचारिक ऐलान किया जाएगा। बीजेपी के इस कदम ने साफ कर दिया है कि वो शिवसेना की शर्तिया राजनीति के आगे नहीं झुकेगी और अपने दम पर सरकार बनाकर सत्ता के नए समीकरण तय करेगी। यानी बीजेपी की रणनीति एकला चलो के साथ देश के हर सूबे में कमल खिलाने की है। टीम न्यूज नेशन। और शायद यही कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की हर सूबे में कमल का फूल खिलता हुआ दिखाई दे कि महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ तालमेल को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अड़ियल रुख इख्तियार किए बैठी है। अब इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ विजय सोनकर शास्त्री भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से मीम अफजल साहब, वसीम बेग साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस से और भाऊ कुरगांवकर शिवसेना से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबों से चर्चा करें इससे पहले जम्मू कश्मीर को लेकर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने मंसूबे बांध रही है और तमाम विपक्ष उसे एक अलग नजरिए से देख रहा है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि तमाम पार्टियां क्या कह रही हैं, फिर बातचीत शुरू करते हैं। देखो, जम्मू कश्मीर में किसी वेव का असर नहीं पड़ता है। जम्मू कश्मीर एक अलग अपने आप में वेव है और ये किसी के वेव से प्रभावित नहीं होता है, चाहे वो मोदी वेव हो कि या कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी वेव हो। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से समर्पित है। संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में जाएगी और जमीन का मूड और माहौल कांग्रेस ने कभी भापा है और न भापने की वो कोशिश करते हैं कि मौजूदा हुकूमत का कार्यकाल खत्म हो गया, इसके पास अब 2 महीने हैं और इन्होंने जो तबाही मचाई बाढ़ के दौरान और बाद के बाद अपने निकम्मेपन से, तो उसके लिए भी लोगों को जरूरत है कि उनके पास एक विकल्प हो। तो विकल्प की तलाश हो रही है जम्मू कश्मीर में। वसीम साहब,
क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो मंसूबे बांध रही है कि कम से कम 40 सीटें, यानी कि जम्मू के क्षेत्र में सब कुछ और ठीक उसी तरीके से लद्दाख के क्षेत्र में सब कुछ अपने पाले में कर ले, आप लोगों के लिए मुश्किल का वक्त है? महाराष्ट्र और हरियाणा को मत भूलिए। देखिए अजय साहब, हर पॉलिटिकल पार्टी को ये फुल राइट है कि वो इलेक्शन में पूरी मजबूती, पूरे जोश के साथ उतरे जी। तो इसी में बीजेपी भी इंक्लूडेड है। उनके दे आर वेल विद इन देयर राइट्स। अगर वो सोचते हैं कि वो 44 का जो लक्ष्य है उसको पालेंगे, ये उनकी एक राइट है। वो अगर ऐसा समझते हैं तो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो रियलिस्टिक पिक्चर है, अगर वो मेरे से एडवाइस या सजेशन लेना चाहें तो मेरा ख्याल है दे शुड रादर कॉन्सेंट्रेट ऑन मिशन 20 और मिशन 15। दैट वुड बी मोर रियलिस्टिक। मिशन 44 ये एक हवा क्रिएट की जा रही है। मैं आपको क्लियर ये चीज बता सकता हूँ कि जो सो कॉल्ड मोदी वेव है, मैं इसको सो कॉल्ड मोदी वेव कहता हूँ। हम इस पे एक अलग चर्चा कर सकते हैं किसी दिन बेशक, लेकिन ये जो वेव है ये लखनपुर जो जम्मू एंड कश्मीर का एंट्री पॉइंट है उससे आगे नहीं आती। लेकिन सो कॉल्ड मोदी वेव नहीं है, क्योंकि मोदी वेव अगर हो ना हो, कम से कम अभी 2 राज्यों में चर्चा करना चाहते हैं। बिल्कुल वसीम साहब, मैं आता हूं उस पर भी, लेकिन मीम साहब हम आपसे ये समझना चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी का बहुत कुछ दांव पर लगा रहा, लेकिन उसके बाद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर एक साझा सरकार जम्मू कश्मीर में आप चला रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इतनी उत्साहित है, मान रही है कि जम्मू कश्मीर में आज सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरती दिखाई देगी। और अगर लोकसभा के नतीजों को एक्सट्रापोलेट कर दें असेंबली सीट्स के हिसाब से, तो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरती भी है। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो अजय जी मैं कहूं कि मैं 3-4 दिन खुद कश्मीर में रहा हूं। अभी जब वहां पर सैलाब के बाद का जो वक्त है जी, जब वो सामने आया तो उस वक्त मैं वहां था और मैं वहां पर मैंने बहुत लोगों से बात की। इसलिए मैं इस वक्त खाली कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में आपसे बात नहीं करूंगा, बल्कि कुछ हकीकत बयानी बताना चाहूंगा। हकीकत यह है कि वैली के अंदर लोग बहुत परेशान हैं और मैंने कई लोगों से ये बात भी पूछी थी कि अगर चुनाव इस वक्त होगा जी तो आप लोग क्या करेंगे। तो उसने कहा कि चुनाव होना नहीं चाहिए, चूंकि हम लोगों को सबसे पहले रिहेबिलिटेशन पर गौर करना चाहिए जी, चाहे सदर राज लगे या कुछ भी हो, लेकिन ये कि सरकार, ये चुनाव का वक्त नहीं है। ये मैं वहां की फीलिंग बता रहा हूँ जी। और एक जनरल कंप्लेंट थी, मेरी भी सरकार थी, एनसी के मेरे भाई बैठे हुए हैं उनकी भी थी जी, सेंटर से पैसे की भी बातें हुई थी, लेकिन बहुत जगहों पर गया और बड़ी शिकायत आम पाई। लोगों की, सियासतदानों, सियासी पार्टियों के खिलाफ एक माहौल था कि किसी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन बहुत सारी एनजीओज ने बड़ा वहां पर काम किया और वो दिखाई देता था। लेकिन एनजीओ जो है वो छोटा मोटा खाने पीने का थोड़ा बहुत काम। मीम साहब, आप बात ये जरूर कह रहे हैं कि फिजा शायद अभी नहीं हो, लेकिन अब तो चुनाव की घोषणा हो चुकी है, अब इस पर तो कुछ चर्चा नहीं की जा सकती। मीम साहब, लेकिन बुनियादी सवाल, भारतीय जनता पार्टी अगर वहां पर अपनी पैठ बना लेती है, मैं अभी उसी पर आ रहा हूं जी, उसी पर आ रहा हूं जी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को, मुझे ऐसा लगता है कि वहां कश्मीर में ऐसा कोई माहौल नहीं है। और कश्मीर की बात मैं कर रहा हूं, जम्मू में थोड़ा बहुत है, मैं उसको इनकार नहीं करूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी वहां शायद सरकार बनाने की पोजीशन में होगी अपने आप। चलिए, विजय सोनकर शास्त्री जी, सरकार किसी हालत में नहीं बैठा। विजय सोनकर शास्त्री जी, अकेले आप सरकार बना पाए या ना बना पाए, इस पर तो अभी वहां की स्थिति है। आप भी नहीं कहते कि हम अपने दम पर सरकार बना सकते हैं, लेकिन इतना जरूर आपकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आप दिखाई देंगे। अब यहां पर एक छोटी सी दिक्कत है, बार बार ये भी आपके जो विरोधी कह रहे हैं कि इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बार जम्मू कश्मीर का दौरा कर चुके। क्या ये वास्तविकता है? देखिए अजय जी, अभी मैं मीम अफजल जी की बात सुन रहा था और ये कह रहे थे कि मैं वहां व्यक्तिगत अपना अनुभव ही बता रहा हूं, कांग्रेस प्रवक्ता के नाते नहीं, बल्कि मैं अपना निजी अनुभव बता रहा हूं। पर ये लोग तो निजी अनुभव बहुत लंबे समय से बता रहे थे। जब गुजरात में बता रहे थे कि मोदी जी की सरकार नहीं आ रही है, जब राजस्थान में बता रहे थे कि मोदी जी की सरकार नहीं आ रही है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी ये लोग बता रहे थे कि मोदी जी की, लोकसभा में भी ये कह रहे थे कि हम नहीं आ रहे हैं जी। तो ये लोग ऐसे ही कहते रहते हैं। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी 2 साल से
लगातार चुनावी मोड में है और हम लोगों के जो रणनीतिकार हैं, हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, नहीं वो तो है, वो उनकी जो बनाई तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर का दौरा 3 बार इसी मकसद से है कि किसी भी तरीके से वहां पर लोगों को लुभाए रखो? नहीं, देखिए अजय जी, मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि वहां पर अगर इस प्रकार की बातें कही जाती है तो मजाक होता है, क्योंकि वहां पर प्राकृतिक आपदा था और जिस आपदा में वहां के लोग पड़े हुए थे उसको देख करके ये नहीं कहा जा सकता। प्रधानमंत्री जी उनके दुख में शामिल होने के लिए गए थे और उनको महसूस हुआ कि उनके देश में अब कोई प्रधानमंत्री है जो उनके बीच में रह रहा है, उनके साथ रह रहा है, उनके दुख सुख में है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि वहां की जनता अब ऊब गई है, वहां के जो सियासतदानों से, अलगाववादी ताकतों से। अब वहां की जनता अच्छा विजय जी, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं आपको बार बार बीच में रोक रहा हूं, क्षमा चाहूंगा, लेकिन चूंकि चर्चा का समय हमारे पास जरा कम रहता है, इसलिए बहुत छोटी और सदी टिप्पणी आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा। विजय जी, बहुत सदी हुई टिप्पणी दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि जो प्राकृतिक आपदा अभी जम्मू कश्मीर ने झेली है उसमें मौजूदा सरकार, जो कि एनसी और कांग्रेस की रही है, अच्छा काम करती रही है? बड़ा पैकेज उन्होंने मांगा 44,000 करोड़ का, लेकिन केंद्र ने अभी तक करीब 2,000 करोड़ रुपए ही दिए हैं। नहीं, देखिए वहां की जनता को जो भी आवश्यक है वो केंद्र देने के लिए तैयार है और हर तरह से तैयार है। और यहां तक कि केंद्र तो उनको डायरेक्ट मदद करना चाहती है, खासतौर से उन लोगों को जिनके घर टूट गए हैं। और जो कांग्रेस के ही लोगों के हिसाब से अगर देखा जाए तो कहते हैं जब केंद्र भेजता है उनके पास तो उनके पास 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन हमारी सरकार ने सीधे उनके यहाँ पैसे भेजने के बारे में जो व्यवस्था की है कि ताकि उनके टूटे हुए मकान बन सके प्राकृतिक आपदा से। तो आपके हिसाब से आप पुरजोर मदद करते दिखाई दे रहे हैं मीम साहब, इसलिए डायरेक्ट उनकी मदद की जा रही है। मीम साहब, सवाल यहां पर यह उठता है कि जिस तरीके से सरकार लगभग गायब रही, क्योंकि यह सवाल मैं वसीम साहब से पूछूंगा, लेकिन पहले आपसे पूछ लूं, जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला की सरकार नदारद रही शुरू के 5 दिनों तक, उसके बाद फिर थोड़ी बहुत हरकत में आती दिखाई दी, लोगों में गुस्सा आज इस बात को है कि स्थानीय सरकार कुछ भी करती नहीं दिखी। क्या आपकी पार्टी इस बात को नहीं समझती? देखिए, ये बात बिल्कुल आपकी जो है वो दुरुस्त है, इसलिए कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और इस वक्त हम एक चैनल पे बैठे हैं और आपदा के मुतालिक बात कर रहे हैं और लोगों का दर्द और परेशानी जो है उसको समझने की जरूरत है। मैं आपको ये बता दूं, अभी सोमकर शास्त्री साहब कह रहे थे कि जो पैसा भेजा है वो वहां पर लग गया है या जो कुछ भी हुआ है। मैं आपको बता दूं, उसमें जो 1,000 करोड़ की पहले रकम भेजी गई थी उसका ज्यादातर हिसाब किताब हवाई जहाजों, हेलीकॉप्टर्स के जरिए जो सामान भेजा गया, ज्यादा खर्चा उसी में हो गया, आम लोगों तक नहीं पहुंचा। ये 740 करोड़ रुपया जो मोदी जी ने परसों अनाउंस किया है, उसके बारे में भी बता दूं कि वो हॉस्पिटल्स के लिए और सरकारी इदारों के लिए दिया गया। अभी जो कह रहे हैं घर के ऊपर छत, मैं बिल्कुल जिसमें मैं वहीं से पूरी इन्फॉर्मेशन साहब, आप अगर आप सही बोल रहे हैं तो ये बताइए कि इंडिविजुअल के पास क्या कुछ भी नहीं है, हॉस्पिटल बनाने के लिए पैसा भेजा जाएगा? मुंह में जीरे के बराबर है। अगर आज कश्मीर के अंदर एक घर तबाह हो चुका है, एक घर तबाह हो चुका है और 44,000 करोड़ रुपया जो बोल रहे हैं और बड़ी ईमानदारी 44,000 करोड़ रुपया जो मांगा गया है उसमें 1740 करोड़ रुपया नहीं, 1,000 के बाद 44 करोड़ रुपए की। देखिए ऐसा है, मैंने आपकी बात सुनी, आप भी मेरी बात सुन लें। तो आप लोग हाशिए पर पहुंच, आप गुमराह ना करें, अस्तित्व खत्म हो गया है। आप गुमराह ना करें, मैं जो बात कह रहा हूं उसको सुन लीजिए पहले, उसके बाद आपको मौका है जवाब दीजिएगा। मैंने मना थोड़ी किया आपको। कश्मीरी क्या पैसा भेजा ये टोका टाकी की आदत अभी तक नहीं है, इतने सीनियर हो गए, सड़क बनाने के लिए नहीं भेजा जाएगा। चलिए, मैं आप दोनों के बीच में आना चाहूंगा, सीनियर हो गए, आप दोनों के बीच में आना चाहूंगा, गुजारिश करता हूं कि हम यहाँ पर रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। आपको दूसरे की बात सुनना चाहिए, मैंने आपकी बात पूरी सुनी थी। मैं आप दोनों के बीच में आ रहा हूं और गुजारिश कर रहा हूं कि हम यहाँ पर रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन इस चर्चा को जरा और आगे बढ़ाएंगे ब्रेक के बाद। मुद्दा यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अब एकला चलो रे के रास्ते पर चलती दिखाई देगी? शिवसेना की जरूरत अब भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ती दिख रही है। क्या जम्मू कश्मीर में भी यही रास्ता भारतीय जनता पार्टी इख्तियार करेगी? बने रहिए हमारे साथ। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एकला चलो रे के रास्ते पर इतनी मजबूती से आगे बढ़ रही है कि आज उससे अपने सहयोगियों की भी जरूरत नहीं है। भाव कारगोकर साहब, शिवसेना के लिए अब क्या रास्ता बचता दिखाई देता है?
भारतीय जनता पार्टी सूत्रों के हवाले से साफ कहती दिखाई दे रही है कि अब हमें शिवसेना की जरूरत नहीं है, अल्पमत की सरकार हम बना सकते हैं और आप हमारे टर्म्स पर अगर बात करते हैं तो करें, वरना कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, एक बात ऐसी है कि हेलो जी बताइए। हाँ, एक बात ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी को शिवसेना की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके अभी जो विधायक चुन के आए जी, उनकी संख्या और अभी शिवसेना की संख्या, ये तो हमारे तो 63 है। उद्धव जी तो अकेले चले थे इस इलेक्शन में, और नहीं अब तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर चुकी है कि हम अल्पमत की सरकार बना देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस माफ कीजिएगा, एनसीपी का समर्थन उन्हें मिल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, एनसीपी का समर्थन ये तो कैसा है कि मगरमच्छ का समर्थन है, वो कब भी उनको खा डालेंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि शिवसेना एक भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी सहयोगी पार्टी रही है, और इस इलेक्शन में उद्धव जी के नेतृत्व में 63 विधायक चुन के लाई है। नहीं, तो लेकिन आपने उनको इतना ज्यादा परेशान कर दिया कि आज आपसे किनारे करने के लिए तैयार हैं। विजय जी, क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, ये गलत है कि किनारा नहीं है। तो हाँ, ये समय जो स्थिति बन गई है, सिचुएशन बन गया है, उसमें ऐसा महसूस हो रहा है शिवसेना हम लोगों के साथ बहुत लंबे समय तक रही है जी, और लेकिन उनके नेताओं ने और इनके पार्टी के कुछ लोगों ने जिस तरह से एक अभद्र टिप्पणी करना शुरू किया था हमारे शीर्षस्थ नेताओं के ऊपर, वो निसंदेह हमारे लिए आपत्तिजनक रहा है, और वो बातें हम लोगों को बहुत कुछ सोचने पर विवश कर रही है। नहीं तो बहुत कुछ सोचने पर विवश करने का मतलब विजय जी यही है ना कि एकला चलोरे के रास्ते पर चलते हुए आप अल्पमत की सरकार बना दें, वहां पर एक सरकार बने। देखिए अजय जी, अल्पमत और पूर्णमत, ये तो बहुमत, ये तो असेंबली में चले होगा। मैं जानता हूं आप इसके बारे में, विजय जी मैं जानता हूं आप इसके बारे में सही जवाब नहीं देंगे क्योंकि आप देना चाहेंगे भी नहीं। भाई साहब मैं बस 1 मिनट रुकिएगा। विजय जी चलिए ये बता दीजिए, महाराष्ट्र में जो हम देख रहे हैं, जहां पर आपको खुद सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आप स्थापित हो गए, जम्मू कश्मीर में भी कुछ ऐसा ही करते दिखेंगे क्या? वहां पर भी खुदा ना खास्ता, मैं खुदा ना खास्ता शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर आप पूरी बहुमत के साथ नहीं आ पाए, सबसे बड़ी पार्टी अगर बन जाते हैं, तो वहां भी सबको किनारा करके अल्पमत की सरकार बनाने की कोशिश करेंगे क्या? नहीं, देखिए वहां का एकदम बिल्कुल अलग है, लेकिन हमारी पूरी तैयारी है, हमारा मिशन 44 हमारे साथ है। तो और सरकार बनती नहीं ना 44 में बना है, वो लगभग 90% सफल ही रहे। अच्छा विजय जी बताइए, देखिए आंकड़े के हिसाब से बताइए, 44 में तो सरकार बनती नहीं वहां पर। नहीं, देखिए इसके बाद भी वहां पर बहुत ऐसे लोग हैं जो हमारे कश्मीर के विकास के लिए, कश्मीर के आम जनता के हित के लिए वहां पर सामने आएंगे, और वो अपने आत्मा की आवाज के साथ हम लोगों के साथ खड़े नजर आएंगे। मीम साहब, अब एक बहुत बुनियादी सवाल, भारतीय जनता पार्टी अपना अस्तित्व हमेशा जम्मू के क्षेत्र में ढूंढती रही है, लेकिन अगर घाटी के क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलती दिखाई देती है, तो क्या आप इसे भारतीय राजनीति में एक पैराडाइम शिफ्ट कहेंगे? ऐसा लग रहा है कि मीम साहब की आवाज ठीक से हमारे तक नहीं पहुंच पा रही, हमसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। वसीम साहब, यही सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। अभी तक अगर आप घाटी की बात करते हैं तो वहां पर या तो आप पीडीपी की बात करते हैं या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी अपना अस्तित्व घाटी में खोजती दिखाई देती है और सफलता मिलती दिखती है, ठीक उसी तरीके से जैसे आज पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी लगभग नंबर 2 की पार्टी बनती दिखाई दे रही है, तो क्या आप लोग मानने को तैयार हो जाएंगे कि भारतीय राजनीति का पूरा पैराडियम शिफ्ट हो रहा है, सब कुछ बदलता दिखाई दे रहा है? देखिए अजय जी, पहले तो मैं एक छोटी सी फैक्चुअल करेक्शन करना चाहूंगा। अभी आपने कहा कि 44 में सरकार नहीं बनती है। जम्मू कश्मीर में 87 सीट्स हैं असेंबली में और 44 सीटों से ही सरकार बनती है। बिल्कुल 44 से सरकार बनती है, लेकिन उनका मिशन है आपको 44 ही चाहिए। बिल्कुल, हमने उसको इसलिए कहा कि भाई मिशन है में, तो मैंने आपको अपफ्रंट। अब मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि अगर ये स्थिति बनती दिख रही, देखिए जो लोकसभा के नतीजे आए हैं, 6 में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास, और अगर ये प्रभाव
घाटी में भी चला गया, और आप उसे मोदी इफेक्ट नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या आप सब लोग ये मानने को तैयार हो जाएंगे? देखिए अजय जी, मेरे हिसाब से तो ये इम्पॉसिबल सिचुएशन है, लेकिन अगर ये डिस्कशन से एक ही मैंने आपकी ये बात माननी है जी, तो देखिए बड़ी जाहिर सी बात है, अगर मैं ये बात मान लेता हूं कि इलेक्शन के बाद ऐसा नतीजा आता है कि बीजेपी कश्मीर में भी इनरोल्स कर देती है, तो फिर तो बहुत क्लियर है, जो जनता का डिसीजन होगा, जनता का फैसला होगा, उसको तो मैं ठुकरा नहीं सकता। मैं ये तो नहीं कह सकता कि फिर पैराडाइम शिफ्ट नहीं होगा। अगर ऐसा होता है, जो मैं बिल्कुल नहीं मानता, जो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मिशन 44 नहीं, मिशन 15 बीजेपी के लिए रियलिस्टिक होगा। तो अगर ऐसा हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि पैराडाइम शिफ्ट कहा जाएगा और बहुत बड़ा एक चेंज कहा जाएगा। मीम साहब जी, क्या कांग्रेस पार्टी आज अपने आप को राष्ट्रीय स्तर पर जहां हाशिए पर पाती दिखाई दे रही है, आपकी स्थिति बड़ी डाउनडोल दिखाई देती है, लीडरशिप सामने आकर खड़ा होकर एक स्टैंड लेती नहीं दिखाई देती, ऐसी स्थिति में जम्मू कश्मीर का ये चुनाव, क्या आप वही लेथार्जी यहां भी दिखाई देगा जो महाराष्ट्र और हरियाणा में एक तरह से दिखाई दिया था? क्या केंद्रीय नेतृत्व जम्मू कश्मीर और झारखंड में उसी तरीके से कैंपेन करते नहीं दिखाई देना चाहिए? पहली बात तो है कि लेथार्जी कहीं नहीं है। लेथार्जी जो है वो मीडिया के अंदर है। मैं आपको कहूं लेथार्जी कहीं नहीं है, लेथार्जी सिर्फ मीडिया में है। हम लोग और हमारे लीडर्स ने महाराष्ट्र में भी काम किया, हरियाणा में भी काम किया, जम्मू कश्मीर में भी काम करेंगे और झारखंड में भी काम करेंगे। अच्छा मीम साहब, 3 सीटों पर भी मीम साहब मैं आपसे बड़ा बहुत ईमानदार जवाब चाहूंगा इसका। और ये नहीं बताया कि भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है। नहीं, मैं आपसे बड़ा ईमानदार जवाब चाहूंगा इस सवाल का। कोई लेथार्जी नहीं है, इतना बता दीजिए। मुकाबला होगा और जम्मू के अंदर डट के मुकाबला होना चाहिए, बस इतना। और दिल्ली के अंदर भी हम जीतेंगे। कांग्रेस के आप बता दीजिए, जब लड़ाई होती है तो अपना बेस्ट फुट हर कोई अपना सबसे बेहतरीन हथियार लेकर सामने आता है। कांग्रेस के अपने बेहतरीन हथियार के साथ महाराष्ट्र और हरियाणा में सामने थी। बस इस बात पर आप अपनी बेबाक राय दे दीजिए। देखिए, मेरी बेबाक राय ये है कि हम अपना बेहतरीन जो हमारा जो हथियार है हम उसको इस्तेमाल करते हैं। ये अलग बात है कि इस वक्त हनीमून पीरियड चल रहा है, और जब कभी हनीमून पीरियड चल रहा है तो 25 साल से मैं भी राजनीति कर रहा हूं, जब हनीमून पीरियड चलता है तो इसी तरह से चलता है। इस वक्त जो है मोदी जी का हनीमून पीरियड है और हनीमून पीरियड पर ही लोग जा रहे हैं, लेकिन अभी साल। बिल्कुल, मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूं और ये बेबाकी वाकई में आपकी सही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि फिलहाल मोदी की लहर सी चलती दिख रही है, और कहीं इसमें जम्मू कश्मीर में वो कुछ हो गया जो भारतीय जनता पार्टी उम्मीद करती है, तो शायद एकला चलो रेह के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी काफी आगे निकल सकती है। हम रुक रहे हैं यहां पर कुछ देर के लिए, वापस आ रहे हैं कुछ और खबरों के साथ।